हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको उपसंयोजक यौगिकों में त्रिविम समावयवता के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में अपन धातु लिगेंड बंधन के बारे में चर्चा करेंगे। बॉन्डिंग इन मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। धातु तथा लिगेंड के मध्य किस टाइप का बंधन पाया जाता है संकुलों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ध्यान रखना, इसको पढ़ने के लिए आपको विभिन्न समय समय पर धातु तथा लिगेंड के मध्य उपस्थित बंधन की व्याख्या करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया। इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज है वो है, सबसे पहले आती है वर्नर थ्योरी, वर्नर्स प्रिंसिपल, वर्नर थ्योरी या वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत में कुछ जो खामियां रही उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो आगे नया अभिनव मत दिया गया वो था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। इसे शॉर्ट में अपन कह देते हैं वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। वीबीटी में रही कमियों को सुधारने के लिए नया सिद्धांत दिया गया, वो था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे शॉर्ट में कह देते हैं सीएफटी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या सीएफटी के नाम से जानते हैं। अगला जो आता है वो आ जाता है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्ट में इसे कह देते हैं एमओटी या अणु कक्षक सिद्धांत। ये चार मुख्य थ्योरीज है या मत है, प्रिंसिपल है, जो संकुलों में धातु तथा लिगेंड के मध्य की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की मैंने बात की है, ये वर्तमान में धातु संकुलों या मैं ऐसे कहूं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में धातु लिगेंड बंधन को एक्सप्लेन करने का सबसे उपयुक्त मत है, जिसको मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। अब ध्यान देना, वर्नर जो थ्योरी है वो वर्नर के द्वारा एक्सप्लेन की गई थी, वर्नर के द्वारा दिया गया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, ये पाउलिंग के द्वारा दिया गया था, पाउलिंग द्वारा अभिमत है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये बेथे तथा वॉन व्लेक, एच बेथे एंड वी व्लेक के द्वारा दिया गया मत था। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको कई बार एलएफटी भी कह देते हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में इसे कह देते हैं एलएफटी। ये सामान्यतः मूलिकन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये चार इंपॉर्टेंट मत है, चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो संकुलों में धातु लिगेंड बंधन को एक्सप्लेन करती है। अब ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में वर्नर सिद्धांत और इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको किस तरीके से अपन एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई कर सकते हैं, इनके बारे में दिया गया है। और एक बिंदु दिया गया आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इससे नेक्स्ट हायर क्लासेस में चर्चा करेंगे। अब देखिए मोटे तौर पर इनमें है क्या, इनका डिटेल स्टडी वन बाय वन आगे करेंगे। वर्नर जो थ्योरी थी सबसे सिंपलेस्ट थ्योरी है और सबसे पहले दी गई थी। वर्नर को इसीलिए फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसंयोजन रसायन का पिता, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब ध्यान रखिएगा, वर्नर ये कहता है कि सामान्यतः जो मेटल होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो दो प्रकार की वैलेंसी दर्शाता है। एक कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी कहलाती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राथमिक संयोजकता होती है, ये प्राथमिक संयोजकता सामान्यतः आयनिक नेचर की होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक प्रकृति की होती है। या मैं ऐसे कहूं कि दो टाइप के स्फीयर की बात करता है, एक इनर स्फीयर और दूसरा आउटर स्फीयर। ये कौन चर्चा करता है? वर्नर सिद्धांत। लेकिन वर्नर सिद्धांत के बारे में
मेटल तथा लिगेंड के मध्य किस टाइप का बॉन्ड होता है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, या मैं ऐसे कहूं कि मेटल तथा लिगेंड के मध्य जो बंध बना है ये किस तरीके से बना है इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। अगला आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि सामान्यतः जो मेटल है इस पूरी प्रक्रिया में लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यानी लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और आपका जो मेटल है ये मेटल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि इसमें एक काल्पनिक प्रक्रिया होती है, यानी मेटल लिगेंड के साथ बंध बनाने से पहले एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट चलता है जिसको हम कह देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया होने के पश्चात जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निर्मित होते हैं उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, और यानी कहने का मतलब है कि उसमें ओवरलैपिंग होती है, यानी लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड के जो कक्षक हैं तथा धातु के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनके मध्य क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा, और अतिव्यापन के फलस्वरूप ही क्या होगा? बंध का निर्माण होगा। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है तो जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता है कि मेटल में एक काल्पनिक प्रक्रिया होगी, तो होने का तरीका क्या है? सबसे पहले मेटल क्या करेगा कि कितने लिगेंडों को जोड़ना है, जितने लिगेंड उसके साथ जुड़ेंगे उतने वैकेंट ऑर्बिटल प्रवाहित करवाता है, प्रोवाइड करवाता है कौन? मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु। जैसे मान लीजिए उसके साथ 4 लिगेंड जुड़ने हैं या 6 लिगेंड जुड़ने हैं। अब यहां एक बात आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई धातु है वो कभी तो 4 को जोड़ लेता है, कभी 6 को जोड़ लेता है, कभी 8 जुड़ जाते हैं, ऐसा क्यों? तो वो डिपेंड करता है कि संबंधित उसके साथ किस टाइप का लिगेंड्स हैं, उनका साइज क्या है, ये आगे का बिंदु है। यहां अपन चर्चा कर रहे हैं कि सामान्यतः अगर लिगेंड के साथ 6 लिगेंड जुड़ेंगे तो मेटल के साथ, तो ऐसी स्थिति में मेटल उनको 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रवाहित करवाएगा, और वो 6 जो मेटल प्रोवाइड करवा रहा है वैकेंट ऑर्बिटल, वो वैकेंट ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करने से पहले एक काल्पनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। काल्पनिक प्रक्रिया का मतलब है कि ऐसे कहा जाता है कि सामान्यतः जो मेटल लिगेंड जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, एस ऑर्बिटल भी हो सकता है, डी ऑर्बिटल भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में सबकी शेप अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होती है, साथ ही इनकी एनर्जी का मान भी क्या होता है? डिफरेंट। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में अपने को डिफरेंट मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ के कंपाउंड्स, उसमें डिफरेंट मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ वाले कंपाउंड प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन एक जैसी मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ का कंपाउंड प्राप्त होता है। इसका मतलब वहां कोई ना कोई काल्पनिक प्रोसेस होती है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होती है, और उस हाइपोथेटिकल प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या? संकरण की प्रक्रिया में कि सामान्यतः समान, लगभग समान ऊर्जा के और विभिन्न आकृति के जो ऑर्बिटल्स हैं, कक्षक हैं, ये अपनी ऊर्जाओं का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अपनी ऊर्जा का किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, तो समतुल्य ऊर्जा के और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। इस पूरी होल प्रोसेस को कह दिया जाता है संकरण, और इसके फलस्वरूप जो ऑर्बिटल्स निर्मित होते हैं उनको क्या हम क्या कह देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कह देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी संकरित कक्षक। तो ऐसी स्थिति में मेटल पहले वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया होकर जितने लिगेंड उसके साथ जुड़ेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होगा, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो ऐसी स्थिति में मेटल तथा इलेक्ट्रॉन पेयर के मध्य क्या बन जाता है? बॉन्ड का निर्माण होगा। उस बॉन्ड को हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और ये थ्योरी क्या कहलाती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए इसमें फिर भी खामी रह जाती है। खामी ये रह जाती है कि मैंने कहा कि सामान्यतः मेटल उतने ही कक्षक क्यों उपलब्ध करवाता है? अगर उतने नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कभी आउटर कभी इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस क्यों बन जाते हैं? यानी अष्टफलकीय की बात करूं तो कभी D2sp3 और कभी sp3D2 संकरण क्यों आता है? इनके बारे में
एक्सप्लेन करने में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी असमर्थ रहा, अर्थात कब कौन सा लिगेंड आया तो कभी कौन सा लिगेंड आता है तो ऐसी स्थिति में कभी पेयरिंग हो जाती है और कभी पेयरिंग नहीं होती। यानी कहने का मतलब है कि लिगेंड्स की सामर्थ्य का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेनेशन करने में असमर्थ है। हालांकि संकुल यौगिकों की ज्यामिति और उनके चुंबकीय गुणधर्मों के बारे में आसानी से एक्सप्लेन करती है। देन आफ्टर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में आ जाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो कमियां रही उनको काफी हद तक सुधार देती है। कहने का तात्पर्य है कि क्यों इनर स्फीयर कब आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लिगेंड का क्लासिफिकेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, और लिगेंड्स को एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है, जो लिगेंड्स के सामर्थ्य के ऊपर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सामान्यतः है हमारे को जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएं थी उनको एक्सप्लेन कर देती है। और इसकी जो कमियां रही थी, यानी कहने का तात्पर्य है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये मानती है कि मेटल तथा लिगेंड के मध्य जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड 100% आयनिक नेचर का होता है, जबकि अगर 100% आयनिक नेचर का है तो ऐसी स्थिति में इसके बहुत सारे गुणधर्म ऐसे हैं जो सामान्यतः जैसे नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट है, अब्र प्रसरण प्रभाव का, यानी जिसमें मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करता है, उस बात को एक्सप्लेन करने में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी असमर्थ रह जाती है। उस बात को सुधारने के लिए कौन सी सिद्धांत आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ जाती है, जिसमें यह कहता है कि सामान्यतः एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी आइडेंटिटी जैसे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है, केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही पाए जाते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आधार पर उन संकुल यौगिकों में मेटल तथा लिगेंड यानी दोनों टाइप की बातें करता है कि उसमें आयनिक गुणधर्म भी है और कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने आयनिक कैरेक्टर की बात की। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि सामान्यतः ये जो चार थ्योरीज है, ये चारों मत है वो कॉम्प्लेक्सेस में धातु तथा लिगेंड बंधन को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले चर्चा करता हूं वर्नर सिद्धांत की। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वर्नर सिद्धांत में सामान्यतः वर्नर धातु की दो प्रकार की संयोजकताओं की बात करता है। मेटल की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। वर्नर ने सबसे पहले क्या किया, वर्नर थ्योरी। वर्नर ने कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड तथा अमोनिया की क्रिया करवाई और विभिन्न संगठन वाले कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण हुआ COCl3.6NH3 जो रंग तथा गुणधर्मों में बिल्कुल अलग थे। इसी से COCl3.5NH3, COCl3.4NH3 और इसी के ऊपर आधारित COCl3.3NH3 विभिन्न प्रकार के एमीन कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करवाया कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया की क्रिया से। अब ध्यान रखना, इनमें लगभग एक जैसा संगठन था, थोड़ा संगठन में बहुत माइनर डिफरेंस था, परंतु इनके गुणधर्मों में काफी लार्ज परिवर्तन देखने को मिला। तो उसने इन्हीं के आधार पर यह बताया कि सामान्यतः जो धातु होता है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है। मेटल दो टाइप की वैलेंसी पाई जाती है, टू टाइप वैलेंसीज दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। एक कहलाती है आपकी प्राथमिक संयोजकता और दूसरी कहलाती है द्वितीयक संयोजकता। दो प्रकार की संयोजकता की बात करता है, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी आ जाती है सेकेंडरी वैलेंसी। दो प्रकार की संयोजकताओं की बात करता है। धातु दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। अब ध्यान रखना, जो प्राथमिक संयोजकता होती है यह सामान्यतः ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करेगी। प्राथमिक संयोजकता है ये सामान्यतः, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि धातु की ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण करेगी, या सरल भाषा में कहें तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज आता है उस चार्ज को रिप्रेजेंट करती है। रिप्रेजेंट ऑन चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, यानी संकुल पर उपस्थित चार्ज को
इंडिकेट दर्शाने का कार्य करती है। सेकेंडरी जो वैलेंसी है ये सामान्यतः है रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसकी समन्वय संख्या को इंडिकेट करती है। अब आप समझ गए होंगे कि सामान्यतः मैंने सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की थी उसका जो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बताया था उसको इस तरीके से मैंने दिखाया था। तो ऐसी स्थिति में ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी इस बात को इंडिकेट करती है। कहने का तात्पर्य है कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि सेकेंडरी वैलेंसी है वो इनर स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहती है। इनर स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट रहती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जबकि ये कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन आउटर स्फीयर, यानी इस बड़े ब्रैकेट के बाहर की तरफ उपस्थित रहेगी। क्लियर? सामान्यतः धातु की दो प्रकार की संयोजकताएं, प्राथमिक संयोजकता और दूसरी द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता किसको रिप्रेजेंट करती है? धातु के ऊपर उपस्थित ये जो संकुल है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर उपस्थित चार्ज को इंडिकेट करती है। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। और कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब है कि ये इनर स्फीयर में उपस्थित रहती है, जबकि ये चार्ज को, कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कोष्टक के बाहर की तरफ होती है। तब ऐसी स्थिति में ये आउटर स्फीयर को इंडिकेट करती है। अब ध्यान रखना, ये सामान्यतः जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिवली, जनरली नेगेटिवली। और ये कैसे होते हैं? मेनली इट मे बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल अणु हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिवली की बहुत कम मैंने लिगेंड्स के उदाहरण बताए थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं? काउंटर आयंस को, काउंटर आयन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रति आयनों को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे? लिगेंड्स को। ये कौन कहता है? वर्नर के आधार पर एक्सप्लेन किया गया। अब ध्यान देना, चूंकि मैंने कहा कि ये कहां होते हैं? आउटर स्फीयर में, तो इसका मतलब है कि ये आयनाइजेबल नेचर के होते हैं, आयनाइजेबल नेचर, आयनिक प्रकृति के होते हैं। और ये कैसे होते हैं? नॉन आयनाइजेबल नेचर के होते हैं। ये किसने बताया था? वर्नर ने दो प्रकार की संयोजकताओं की बात वो करता है। अब ध्यान रखना, इन्हीं संयोजकताओं के आधार पर ज्यामिति का निर्धारण करते हैं, और ज्यामिति के आधार पर भी उन्होंने जो प्राइमरी वैलेंसी थी उनको डॉटेड लाइंस के द्वारा, और सेकेंडरी जो वैलेंसी थी उनको सॉलिड लाइन के द्वारा इंडिकेट किया। अब इनका जो एक्सपेरिमेंटल कैसे वेरीफाई करें कि वास्तव में ऐसा होता है प्राथमिक संयोजकता, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं उनके द्वारा ये पता लगाया गया कि क्या वर्नर के द्वारा दिया गया सिद्धांत के अनुसार ऐसा मत सही है। तब ऐसी स्थिति में काफी हद तक वो बात सही थी। पहली थी आपकी आयनिक रिएक्शंस में उन्होंने क्या किया कि सामान्यतः कोई भी कॉम्प्लेक्स था, जैसे मैंने लिया CONH3 का, या इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं COCl3.6NH3। इसकी क्रिया अगर मैं AgNO3 के साथ क्रिया करवाता हूं, तब ऐसी स्थिति में 3 मोल AgCl प्राप्त होते हैं। अब AgCl प्राप्त होते हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें जो 3 मोल में से जो 3 Cl आ रहे हैं, ये मैंने कहा कि जो आयनाइजेबल होगा, आयन के रूप में वही टूटेगा। तब ऐसी स्थिति में ये जो Cl हैं ये किसके रूप में है? प्राइमरी वैलेंसी के रूप में है,
प्राइमरी वैलेंसी के रूप में, और इसकी जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी उसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, CONS3 का 6 और 3+। क्लियर। अगर इसे ही दूसरे कॉम्प्लेक्स का अध्ययन किया C.5NH3, तब ऐसी स्थिति में AgNO3 के साथ क्रिया कराने पर 2 मोल AgCl प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि इसमें काउंटर आयन के रूप में जो 3 Cl दिए गए हैं वो 2 Cl प्रति आयन के रूप में 1 Cl कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित है। ऐसे ही COCl3.4NH3 की बात की, तब ऐसी स्थिति में वहां AgCl का 1 मोल अवक्षेप प्राप्त होता है। तब इसका मतलब है कि इसमें से 2 है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है और 1 आउटर स्फीयर में है। ऐसे ही COCl3.3NH3 कॉम्प्लेक्स में किसी प्रकार का कोई AgCl का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहां जो Cl है वो सारे के सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में प्रेजेंट हैं। ये तो था आयनिक रिएक्शन, आयनिक अभिक्रियाओं के आधार पर अपन ने वेरीफाई किया। दूसरा हो सकता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड कंडक्टेंस। अब ध्यान रखना, हिमांक में जो अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन को सामान्यतः अपन इसकी सहायता से नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, क्योंकि अपन ने जानते हैं कि डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसा प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, यानी अणु संख्यक गुणधर्म है, यानी अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। 4 मुख्य अणुसंख्यक गुणधर्म है। एक आता है वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा आता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा आता है हिमांक में अवनमन और चौथा है प्रासरण दाब। तो यहाँ जो हिमांक में अवनमन है तो अपन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स की अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि उनमें अणुओं की संख्या के आधार पर आसानी से बता सकते हैं कि उसमें अणुओं की संख्या कितनी है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया CONS3 का 6Cl3, अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो ऐसी स्थिति में मुझे 4 अणु प्राप्त होते हैं, 3 अणु Cl- के और 1 कॉम्प्लेक्स आयन का। तो कहने का तात्पर्य है कि इनके आधार पर भी अपन इनके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कंडक्टेंस जो है ये सामान्यतः चार्ज को इंडिकेट करता है, चार्ज के बारे में बताता है, आवेश के बारे में निर्धारण करता है। ऐसे ही इनकी अगर मैं HCl के साथ क्रिया करवाऊं तो अगर NH3 फ्री होगा तो हम जानते हैं कि NH3 तथा HCl की क्रिया करवाने से अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और अमोनियम क्लोराइड का श्वेत धूम होगा। NH3 अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, काउंटर आयन के रूप में नहीं है, तब ऐसी स्थिति से हमारे को कोई अमोनियम क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। तो सीधा सा अर्थ ऐसे कहा जा सकता है कि इन सभी कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं HCl के साथ क्रिया कराऊं तो मुझे कोई श्वेत धूम प्राप्त नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि इनमें सभी में जो अमोनिया जुड़ा हुआ है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, काउंटर आयन के रूप में उपस्थित नहीं है। ये था आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। उसके आधार पर निर्धारण कि वर्नर थ्योरी में जो वर्नर ने जो बात कही थी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की, उसको इन प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। थैंक यू।